Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing NCERT theory और NCERT में हम लोग इंटीग्रल्स चैप्टर के थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे इंटीग्रल्स का थ्योरी एक बार अभी से पहले जीएन वर्मन वाले डिस्कशन में भी किया गया है, लेकिन इस वीडियो को NCERT को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिगिनर्स के लिए या फिर जो लोग NCERT शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलस। कैलकुलस का ब्रॉडली कैलकुलस सबसे पहले बता दें कि कैलकुलस मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस के बिना नए मॉडर्न मैथमेटिक्स जो अभी के समय का मैथमेटिक्स है उसको सोचा नहीं जा सकता है। पुराने टाइम में जो जब कैलकुलस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था। कैलकुलस अभी के ज़माने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कहा जा सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। कैलकुलस का दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग मेनली जो है हम लोग डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। और डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं? तो डेरिवेटिव निकालने का मेरा मेन मोटो होता है कि हम लोग टेंजेंट लाइन को डिफाइन करना चाहते हैं। टेंजेंट लाइन को डिफाइन करने से जो है हमको उस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा और उससे हम लोग जो है उस लाइन के बारे में बहुत सारा चीज़ पता कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर हम कोर फिलॉसफी अगर देखें डिफरेंशियल कैलकुलस का तो वो हमारा डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव बेसिकली टेंजेंट लाइन को निकालने की कोशिश करता है और टेंजेंट लाइन से हमको स्लोप पता चलता है किसी गिवन कर्व का। कर्व फंक्शन जो है उस किसी गिवन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कह सकते हैं। लाइकवाइज इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो डिफाइन और कैलकुलेट करता है एरिया अंडर अ गिवन कर्व। जैसे कोई अगर फंक्शन अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई गिवन हमारा कर्व है तो उसका किसी गिवन लिमिट के बीच के एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसमें भी इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट है, एक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा लिमिट फिक्स होता है x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डेफिनेट। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग का लिमिट फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और उसमें हम लोग जब इसका पर्टिकुलर वैल्यू डालते हैं लिमिट का तब जाके हमको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। अभी हम लोग उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपको ब्रॉडली जैसे अगर आप कैलकुलस अगर सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो आप वेग टर्म में बता सकते हैं कि हम किसी गिवन फंक्शन या किसी गिवन कर्व का हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो क्रक्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें दो ही चीज मेनली है कि हम लोग अगर अगर हम फंक्शन फाइंड करते हैं जब डेरिवेटिव दिया हुआ हो, जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बेसिकली फंक्शन ही निकालते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट कह सकते हैं। तो हम लोग उसमें फंक्शन निकालते हैं जब भी हमको डेरिवेटिव गिवन हो, और दूसरा कि अगर हमारे पास लिमिट दिया हो तो किसी गिवन फंक्शन के ग्राफ का जो एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वो हम निकालते हैं। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले जो बोले कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई हमारा कर्व है और x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी के बीच करेंगे, तो आप ये जान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये जो एरिया है ये बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे है? एक कर्व ये हुआ, दूसरा कर्व ये हुआ, तीसरा कर्व ये हुआ और चौथा कर्व ये हुआ, ये चारों तरफ से बाउंडेड है। क्योंकि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, तो जब इस y फंक्शन इस फंक्शन में से इसको डिडक्ट करते हैं तो एफ एक्स ही आता है। तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एफ एक्स को लिया जा रहा है, नहीं। अगर हमारा इसके नीचे कोई दूसरा फंक्शन रहता, y इज इक्वल टू 0 नहीं रहता, तो उस केस में एफ एक्स माइनस जो फंक्शन होगा वो घटेगा। लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस को हमेशा हम लोग रेफरेंस पॉइंट, हमेशा नहीं, जनरली हम लोग
एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और इसी कारण से हमारा ये इंटीग्रेशन जब भी करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में ही, तो हमको लगता है कि हम सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि हम लोग एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, जहाँ एफ टू एक्स जो है वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पर्पस पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एक पर्पस तो लोग ये बोल देंगे कि एग्जाम में नंबर लाना है इसलिए, वो हो गया लेमैन पर्पस हो गया। लेकिन अगर आप कैलकुलस अगर सीख रहे हैं, कैलकुलस समझ रहे हैं, और आप ये मानते हैं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथमेटिक्स वाला जो पर्पस है वो पता होना चाहिए। और अगर हम कहेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, तो ये दो पर्पस हमारे पास एकदम क्लियर है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में पढ़े थे, और हम लोग को जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का है वो ब्रॉडली जो है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसे कि हम लोग कोई आप सिंपल सा ले लीजिए, x का अगर डेरिवेटिव हम लोग को निकालना था तो x dx करे थे, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ गया था। इंटीग्रेशन में कह रहा है कि अब आप 1 को अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो हम x प्लस सम कांस्टेंट देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लेते, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते, तो यहाँ पे आ जाता 2x। यही चीज अगर हम यहाँ पे 2x को अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको अल्टीमेटली वो जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, जिस फंक्शन को पहले हम डिफरेंशिएट करे थे, उसी फंक्शन के रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वापस वही रिजल्ट आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशिएशन में जो चीज हम लोग सीखे हैं उसका इन्वर्स प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन में है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें हम डायरेक्टली जो डिफरेंशिएशन में देखे थे उस चीज को हम लोग यहाँ पे रिक्रिएट कर देंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन ये सिर्फ यहीं पे होगा। इससे हम जैसे आगे लेवल में बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम जो है हमारा प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लिकेसी है वो बढ़ता जाएगा। वैसे अगर हम इसके अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हमको पता है कि x टू दी पावर n का जब डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते थे तो हम लोग कहते थे n x टू दी पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जब इस चीज को देखेंगे तो अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो x टू दी पावर n प्लस 1 और x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा n x टू दी पावर n अपॉन एक्स एन प्लस सी, x टू दी पावर n प्लस सी, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। लेकिन इसको अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो पावर था वो मल्टीप्लाई हो जा रहा था और x का पावर एक घट जा रहा था। यानी अलजेब्रिक फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो जो हमारा x का पावर था वो जो एक्सपोनेंट होता था वो मल्टीप्लाई हो जाता था और पावर एक घट जाता था। इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पे जो x का पावर रहेगा वो एक बढ़ जाएगा और उसी जितना पावर रहेगा उसी वही से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx करें तो ये हो जाएगा। अब ये केस में भी हम यही करे हैं। आप अगर गौर से देखिए, आप थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसको देखिए कि हम एकदम यही करे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हम पावर बढ़ा कैसे रहे हैं। तो पावर इंटीग्रेशन में बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। इस तरीके से इन्वर्स प्रोसेस। अब आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि जैसे हम लोग जब एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो जब इन्वर्स प्रोसेस की बात करते हैं तो एडिशन का इन्वर्स प्रोसेस सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, लाइकवाइज इसी तरीके से चलता है। तो ये इन्वर्स प्रोसेस है और इसमें हम लोग एक बहुत सारा टेबल बनाए हैं, हम लोग उसी के पास चलते हैं और उसी से हम लोग एक एक प्रॉब्लम को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है उसको हम देख लेते हैं, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, खासकर जो लोग मतलब थोड़ा स्मार्ट हैं या ये मतलब स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, वो लोग एनसीईआरटी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरा मानना है
एनसीईआरटी सही में सिंपल किताब है, लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड कर लिए तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया। उसके बाद आपको अलग टाइप के प्रॉब्लम की ज़रूरत है सॉल्व करने की, लेकिन उसके बाद बेसिक कंसेप्ट की में दिक्कत नहीं होगा। कुछ टॉपिक में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम जो है एनसीईआरटी बहुत ही ट्रंकेट करा हुआ है, बहुत ही संक्षिप्त रूप से दिया गया है। लेकिन कैलकुलस में ऐसी बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के भी इंटीग्रल्स को अगर अच्छे से करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो आप बहुत अच्छा नंबर ले ही आइएगा। उसके अलावा भी आप जेई वगैरह के लिए भी आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी हायर लेवल की किताब को, जैसे जीएन वर्मन या कोई भी सिंगेज या किसी भी पब्लिशर का किताब आप बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ वहाँ पे हम ऐसे करे थे, यहाँ पे उससे थोड़ा एडवांस हो गया, इसमें कुछ अलग करना पड़ रहा है। तो यही अंतर है। अदरवाइज एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी को कोई हल्के में नहीं लीजिए। अगर आप हल्के में लेते हैं तो आप 1-2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आप ही हल्के रह गए, एनसीईआरटी हल्का नहीं बना है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल वगैरह है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये इसको अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे बोलते हैं। यानी कि वैसे भी देखिए, अगर एफ यहाँ पे कुछ बोला नहीं, एफ एक्स का फंक्शन है, तो एफ अगर एक्स का फंक्शन है तो जिसका फंक्शन रहेगा उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। एक्स में फंक्शन है तो एक्स में इसका होना चाहिए। जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग सीखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो जब वेरिएबल को चेंज करेंगे, फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो उस केस में हम लोग को डेरिवेटिव को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिखा हो तो इसको हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स इन एफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ इतना, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। जिसको इंटीग्रेट करे वो इंटीग्रांड। ठीक है, एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा ये है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, और वैसे भी मतलब अगर आपको 2-3 वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल है और उसमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है, या ऐसा कहा गया है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में वेरिएबल पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे आपको कुछ भी फंक्शन दिया, अगर यहाँ du लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जिसका डेरिवेटिव वो हमारा वेरिएबल है, पहले चीज। उसके बाद हो सकता है कि वो u और x में कोई रिलेशन हो, तो हो सकता है x वाला टर्म भी वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है। बिना कुछ कहे यानी कोई रिलेशन अगर हमारे वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में नहीं हो, तो हम लोग सिंपली देखेंगे डेरिवेटिव को। जो डेरिवेटिव रहेगा dx, du, dy, dz, जो हमारा d के साथ टर्म रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल मान लेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। और इसके लिए हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये एकदम थंब रूल है, और इसके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि उसके अलावा भी बाकी टर्म भी वेरिएबल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे इस वेरिएबल जिसको हम चूज करें हैं, जैसे z है या y है, इसका दूसरे वेरिएबल से कोई रिलेशन दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तब जाके वो वेरिएबल होगा, अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी वेरिएबल है, और इसी को हम लोग वेरिएबल इंटीग्रेशन मानेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों को जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हो सकता है जो लोग नए बच्चे होंगे उनको देखने में उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर क्या क्या वेरिएबल क्या क्या बोल रहे हैं। आप सिंपल दिमाग में रखिए कि डी के साथ जो टर्म लगा रहेगा उसको आप वेरिएबल मानिए और इंटीग्रेशन कीजिए। उसके बाद आप मेरी बात को रिपीट करके या फिर से रिवाइंड करके आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोले हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल। एन इंटीग्रल ऑफ एफ, जैसे फंक्शन अगर कोई कैपिटल एफ है तो एफ डैश एक्स अगर एफ एक्स है, यानी कि इसका डेरिवेटिव अगर एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ एफ माना जाएगा। ऑब्वियस बात है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये एफ एक्स बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इधर बच जाएगा कैपिटल एफ एक्स। तो इसी से हम कहेंगे कि ये हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ है। इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल जो है, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं।
तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। इस पेज को हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे और इसको आप अपना दिमाग में रख सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा वो उसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट लिखना मस्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्जाम में आप कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम अधूरा माना जाएगा, क्योंकि जब आप अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा या डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाइएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हर एक प्रॉब्लम का में जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसका कुछ वैल्यू निकलेगा, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये आपको आदत अभी से बना लेना है कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले टॉपिक्स में। ठीक है, अब ये एंटी डेरिवेटिव बहुत वन टू वन कोरिलेट करा हुआ है। तो देखिए यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x टू दी पावर n को, तो हमको पता है कि n+1 और x टू दी पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1। ये n+1 सॉरी पहले से है, तो ये से ये कट गया और ये 1 से 1 कट गया, तो हमको क्या निकल जाएगा x टू दी पावर n, जो कि यहाँ पे पहले से दिया गया है। अब इसी चीज को जब हम x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। हम वहां पे x टू दी पावर n को ही रखे थे, यहाँ पे ये और ज़्यादा रिलेट करना चाहिए। यहाँ बोला कि जो रिजल्ट है हम उसी को मतलब रिक्रिएट कर देते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको यहाँ पे xn दिखाई दे। ठीक है, एकदम सिंपल। x को हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो 1, यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करा तो x+c। साइन x को डिफरेंशिएट, अब आप कहिएगा कि यहाँ पे c है, c को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो आपको मन है तो अब x+c वहां भी लिख दीजिए, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होने का है। आप इस फंक्शन को सिर्फ देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो कांस्टेंट डालने का है इसका भी एक लॉजिक है, चूंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास फिक्स्ड पता होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग जो भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं वो दोनों में ओवरकम होके वो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। चूंकि इस केस में हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो एक थ्योरेटिकली तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग उसको एक्चुअल कर रहेंगे तो वो अप्रोक्सीमेशन उसमें किया जाता है, और अप्रोक्सीमेशन से हम लोग एरिया निकालते हैं। तो उसमें जो अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें जो भी अज्यूम्ड वैल्यू होता है प्लस सी जो है वो उसमें जो भी वेरिएशन होगा उसको कंपनसेट करने के लिए प्लस सी करके लगाया गया है। तो आप अभी के लिए दिमाग में यही रखिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट दे रहे हैं वो जो हम क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसमें जो भी अप्रोक्सीमेशन है उसको कंपनसेट करने के लिए दिया गया है। इतना ही रखिए, ज़्यादा अभी वो बताएंगे कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को साइन एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले ही माइनस कॉस ले लिया, माइनस कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स। एक्चुअली होता क्या है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, चूंकि माइनस यहाँ पहले ले लिया तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस साइन हो गया। अब यहाँ इस चीज को जब साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस आ जाएगा। tan का हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स को लेंगे तो tan आ जाएगा। यहाँ पे भी ये आपको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक्चुअली होता है cot x dx, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव ऑफ cot x dx ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप इस माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस cot x dx इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी चीज को ये यहां पे माइनस कॉट पहले ले लिया और इसको कोसेक स्क्वायर कर दिया, ताकि आपको यहां जो निगेटिव आएगा उसमें दिक्कत नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक चीज, एक कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रख लिए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उसको आप 1 सेकंड में दूर कर सकते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो डिफ्रेंसिएशन में जो सीखे थे वो आपको आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में हम ऐसा सीखे थे और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सेक का tan, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेक का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स। डी एक्स
माइनस कोसेक, अगेन यहाँ पे भी वही होता है, कोसेक एक्स का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसमें भी -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई अगर किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स और dx, और इधर आ गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये इधर प्लस हो गया, अब यहाँ पे ये माइनस लेके ये प्लस ला दिया है, और ये टर्म को यहाँ लाके इधर माइनस ले आया है, वन एंड द सेम है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना मेन टर्म रहता है यानी कि जो फंक्शन रहता है उसको एज मच एज पॉसिबल प्लस में रखते हैं, क्योंकि माइनस आप अगर कैरी कीजिएगा तो उसमें अगर कहीं माइनस मिस छूट गया तो गलती हो जाएगा, या हर एक चीज में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से हम जो भी फॉर्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए भी जब डिफरेंशिएशन में सीखेंगे तो वहां पे हम इसको प्लस में ही रख, मतलब इस टर्म को हम लोग प्लस में ही रखेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम उसमें हम माइनस लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पे चूंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन करके दिखा रहा है तो ये आपको रिलेट करने के लिए ऐसा करके लिखा गया है। एनसीईआरटी भी प्रेफरेबली पॉजिटिव ही करता है, लेकिन अगर नहीं भी करे आपको ऐसा करना है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को हैंडल करना ज़्यादा ईजी है और निगेटिव क्वांटिटी में गलती होने का चांस रहता है। तो जब तक जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, अदरवाइज रिजल्ट हमारा सेम है और सही दोनों है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। देखिए ये चीज यहाँ पे एक तरह से मतलब वैल्यू सही लिखा है, लेकिन रिलेट जो किया है वो गलत किया है। रिलेट ये गलत किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे एक सिंपल सा लॉजिक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आपको अगर साइन इनवर्स एक्स है दिया रिजल्ट है या कॉस इनवर्स एक्स है, उसको आप हमेशा दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना रहेगा हम ये लिखेंगे, हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि जब भी ये इधर प्लस क्वांटिटी हो तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखिए। माइनस वाले केस में आप जो है यहाँ पे ये कंफ्यूज कर दिया है, हम आपको एकदम फ्रेश तरीके से बता देते हैं। जब भी यहां माइनस रहे dx, उस केस में आप लिखिए cos इनवर्स x प्लस सी। जब भी यहां प्लस रहे उस केस में आप sin इनवर्स x प्लस सी लिखिए, ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। एनसीईआरटी में ये लिखा है, क्वांटिटेटिवली ये गलत नहीं है, लेकिन रिलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि आप सोच के देखिए दोनों में ही प्लस है और दोनों में ही जो है वो cos इनवर्स x लिखा है, तो बेसिकली ये एक ही रिजल्ट को दो बार लिख दिया है, जबकि एक रिजल्ट हमारा प्लस वाले के लिए ये होना चाहिए था और माइनस वाले के लिए जो है ये होना चाहिए था। ठीक है, वैसे तो ये चीज आप दिमाग में रखिए। tan इनवर्स x का 1/x² का ये हो गया, cot अगेन cot इनवर्स x का -1/1 होता है, वो माइनस को उधर कर दिया है तो इसको इधर प्लस आ गया है, तो 1/1 + x² को माइनस कॉट इनवर्स x भी हम लोग लिख सकते हैं। वैसे अगर आप ये लिखिएगा तो dx इज इक्वल टू प्लस कॉट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस सी, तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक कमेंट हम करना चाहेंगे। log x का हमको पता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। यहाँ पे log में हमेशा मॉड लगाने की आदत डालिए। ये आपको 90% टाइम में इसके कारण दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 10% टाइम में दिक्कत होगा। तो हम आपको बोलेंगे कि आप आदत जब सीख रहे हैं तो पहले दिन से आप आदत लगाइए कि यहाँ पे आप log में मॉड लगाना है। ठीक है, log mod प्लस x। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा इंट्रिकेसी है। तो एक देखिए, e⁻x जो होता है वो e⁻x log a होता है, और इसको देखिए, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं e⁻x dx तो ये एज गुड एज e⁻ln या log
ए डी एक्स है। हमको पता है e टू द पावर एम एक्स डी एक्स जो होता है, अच्छा आपको नहीं पता है, e टू द पावर एक्स का नहीं देखे हैं तो पहले e टू द पावर एक्स का देख लेते हैं। सॉरी एक सेकेंड, हम तुरंत अभी यहीं पे कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा। e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे वो होता था e टू द पावर एक्स। लाइक वाइज e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो e टू द पावर एक्स प्लस सी होगा। e टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था वो होता था m e टू द पावर एम एक्स माइनस वन। लाइक वाइज e टू द पावर एम एक्स जो होगा dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर एम एक्स प्लस वन और अपॉन m प्लस सी। यहाँ पे जो पावर था, जो x का मल्टीप्लायर था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे x का जो मल्टीप्लायर था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ ईच अदर, एकदम सही बात है, ये हम लोग बहुत सारा देख लिए हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन का को डिफरेंशिएट करेंगे और उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों सेम आ जाएगा। अगर दो फंक्शन का सेम डेरिवेटिव हो तो वो फंक्शन इक्विवेलेंट होगा। जैसे दो फंक्शन अगर हम लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए ये आ गया एफ एक्स, और दूसरा फंक्शन ले लिए जी एक्स और इसको डिफरेंशिएट किए और ये आ गया जी एक्स। अगर ये दोनों अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। तो ये मेनली जब ग्राफ वगैरह देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉब्लम डिस्कशन में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिंपली बता रहा है कि इंटीग्रेशन जो होता है लीनियर ऑपरेटर, दो फंक्शन का अगर सम है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के सम के बराबर होगा। ये अगर कोई कांस्टेंट से अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका जो इंटीग्रल होगा उसके साथ हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। ये है वही दोनों को कंबाइन कर दिया, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर किसी फंक्शन का है उसका इंटीग्रेशन उसके इंडिविजुअल, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, उसके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।